नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिनका अभी हाल ही में चयन हुआ है स्कूल व्याख्याता के लिए। तो आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी उसमें फिर ये डिटेल फॉर्म भरवाया जाता है, तो उससे संबंधित स्टूडेंट्स की आप लोगों की क्वायरी आ रही थी, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, दिशा निर्देश, और फिर फॉर्म ऑनलाइन भी भरवा रहे हैं वहाँ के लिए क्या दिशा निर्देश है, और ऑफलाइन भी जैसा न्यूज़ में आया कि जो जिनमें ज़्यादा कैंडिडेट है ना, जैसे बड़ी पोस्ट है, बड़ी का मतलब जनसंख्या ज़्यादा है कैंडिडेट की, उनका ऑफलाइन और बाकी का ऑनलाइन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो दोनों ही फॉर्मेट हम देख लेंगे। वैसे मैंने पिछली भर्ती के दौरान वीडियो लगाया था, उसके लिंक भी मैं डाल दूंगा। उसमें डिटेल फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दस्तावेज है, सारी जानकारी दी हुई है। तो देखो, ये चित्रकला के लिए है, चित्रकला, संगीत और पंजाबी। तो इनकी क्या है, तारीख भी आ चुकी है फॉर्म की, 29 से लेके और 5 जून है। तो ध्यान रखना, आपको मतलब ऑनलाइन दस्तावेज ही सत्यापन होगा और इसी के आधार पे परिणाम जारी होगा। ध्यान रखना, आपको ऑफलाइन लेकर कहीं नहीं जाना, कहीं भेजने नहीं है। अब ऑनलाइन में क्या क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए इनके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में भी ऐसा आए तो आपके ये वीडियो उपयोगी हो जाएगा। शैक्षिक और प्रशैक्षणिक यानी एजुकेशनल, और जो बीएड वगैरह जो है, बाकी वाली व्यावसायिक योग्यता, वो सब। पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र आयोग जारी नहीं करेगा, यही सूचना है। इसी के आधार पे आपको फॉर्म भरना है। ये लास्ट डेट है 5 जून, लास्ट का इंतज़ार नहीं करें। आज 29 से स्टार्ट है, आज या कल 1-2-3 दिन में ही आप भर देवें, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतनी ही बात है इसमें। अब हम देखते हैं, आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनको आप देख लो। उनके थोड़ी मैं मेरे स्तर से व्याख्या कर देता हूँ, हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने तो ऑफलाइन मोड में जब भेजे जाते थे उस समय कोचिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे और मेरे हाथ से भरवाते थे। और अब जो है ऑनलाइन का सिस्टम है, तो अब हमारा दायरा बढ़ गया है। राजस्थान स्तर पे जो विद्यार्थी हैं, वो जो एक्सपीरियंस है उससे यही है कि आपके थोड़े परेशानी कम हो जाती है। तो पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन दस्तावेज जो है उसका सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो ऑनलाइन में अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अगर आप समय जो दिया है उस तक अपलोड नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और आप कर दें अपलोड। अब क्या क्या कैसे कैसे संलग्न क्या क्या जोड़ना है, तो अंक तालिकाएँ जैसे देखो, 10वीं हो गई, 12वीं, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों की, स्नातक के तीनों वर्षों की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, स्नातकोत्तर, पीजी, एमए या एमएससी, एमकॉम, उसके भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। अगर आपने रिवीजन किया है, रिवाइज किया, कुछ और किया है, कोई सप्लीमेंट्री आई है, कोई एडिशनल है, कोई कुछ भी है, तो वो 2-3 है तो तीनों, ठीक है ना। तो दोनों वर्षों की अंक तालिका भी आवश्यक रूप से अपलोड करें। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र केवल जो जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, उनको नहीं देना, बाकी सबको तो देना ही है। ईडब्ल्यूएस हो गया, मूल निवास हो गया। अब मूल निवास को लेकर भी कई प्रश्न होते हैं कि भाई विवाह जो है वहाँ हुआ है, बाहर हो गया, अदर स्टेट में, क्योंकि हमारे वीडियोज़ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी, यूपी, वहाँ भी देखते हैं, कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट के। तो मूल निवास में जो है वो जहाँ आपका जन्म हुआ है वैसे तो वहीं पे होगा, आपका उस आधार पे बनेगा। मगर अब वहाँ का आपने बना लिया है अदर स्टेट का, तो फिर आपको राजस्थान के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होगे। विवाह पंजीयन करवा लिया है तो बढ़िया, इसका भी आगे डिटेल दे रखी है। नहीं करवाया है, अब अर्जेंट में नहीं हो तो शपथ पत्र दे सकते हैं। विवाह विच्छेद की ऐसी बात हुई है तो उसकी डिक्री जो है वो ज़रूरी है। विधवा की अगर स्थिति है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है उसका मूल दस्तावेज का मतलब ओरिजिनल जो है उसी की फ़ोटो खींच के लगानी है। ये सब है ना, आप ऐसा नहीं करें कि ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी निकाली फिर उसकी फ़ोटो आप खींचे, ऐसा नहीं करें। फ़ोटो तो लगा रहे हैं तो ओरिजिनल की ही अच्छे से केम स्कैन, वो डॉक स्कैनर एप्लीकेशन है, और भी आपको देख सकते हैं, या फिर ई मित्र वाले जो स्कैनर होता है उसमें वो रख के करते हैं। तो जैसे भी हो, ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करने हैं। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। अब है अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं, 12वीं, स्नातक के तीनों वर्ष
स्नातकोत्तर के दोनों वर्ष, बीएड के सभी अंक तेलकाएँ प्रमाण पत्र और डिग्री भी आती है ना अलग से, जैसे बीए कर ली फिर उसकी डिग्री अलग से और आती है। अब आपको नहीं मिली है तो आप संबंधित कॉलेज से पता करें, उसमें शायद 2-3 साल लगते हैं। तो अब आप कहें कि अभी अभी हमने पीजी की है, तो फिर आपको प्रोविजनल डिग्री, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा या जहाँ से जिस कॉलेज से की है उसे आप संपर्क करें और वो आपको प्रोविजनल डिग्री जो है वो दे देंगे। तो वो आवश्यक रूप से अपलोड करना है, समझ गए ना। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल हाथों हाथ जारी करते हैं पेज, उस पर दे देते हैं। जाति प्रमाण पत्र की बात है तो SC, ST, OBC, तो SC है, ST है, ये तो एक बार ही बनता है, फिर इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कारण ये है दोस्तों कि इसमें कोई क्रीमी लेयर वाला नहीं है कि भाई आय सीमा बढ़ गई तो बाहर हो जाएंगे। OBC में क्या है, क्रीमी लेयर वाला है कि आय सीमा अगर बढ़ गई, अब वो आय सीमा कितनी है, मेरे ख्याल से अब कुछ 8 लाख मानते हैं, कुछ 12 लाख भी बताते हैं। आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताना। और MBC है तो इनके लिए क्या है, जैसे सबके पिता के आधार पर ही होता है। मान लीजिए कोई महिला है और उसने अदर कास्ट शादी कर ली है, तो उसकी महिला की कास्ट कौन सी रहेगी, जो पिता से प्राप्त हुई है। पुरुष की कास्ट तो पिता वाली है ही है, महिला में ही विवाह के पश्चात की स्थिति आती है, ठीक है। तो पति वाली नहीं होगी, पिता के नाम पे ही होगा। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन किया। अब ये ऑनलाइन आवेदन कौन सा है, ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो है या फिर जो एग्ज़ाम के समय भरा वो है। हालांकि इसमें यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें मतलब क्लियर नहीं किया हुआ है। फिर भी ये जो नियम है 20/1/2022 के अनुसार, तो जहाँ तक संभव है ये फॉर्म का ही है, जब आपने फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस समय तक का। तो उस समय तक आप अगर उस पात्र थे, मान लीजिए उस समय आप EWS में थे, OBC में थे और अभी भी आप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ पे चढ़ते हैं, कोई कहता है कि हमने उस समय EWS बनाया नहीं था और टिक कर दिया था, अब क्या करें, तो वो अब फिर RPSC की स्थिति में वो निर्धारित होगा, आपके वहाँ पर ही जो है वो तय करेंगे। EWS के अभ्यर्थी है तो महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी है उसको भी पिता के नाम से प्रमाण पत्र जारी होगा। हालांकि EWS में जहाँ तक मेरे ख्याल से पिता और पति दोनों की आय जुड़ती है, मगर जारी पिता के नाम से ही होता है। इसमें एक ये भी है कि 3 साल तक ये वैलिड है, OBC वाला और EWS वाला। वो पहले से एक आदेश जारी किया था सरकार ने, तो उसमें 3 साल तक वो वैलिड है। तो आपको ये नहीं कि आप बार बार नया बनाए परेशान हो, आप एक शपथ पत्र लगाकर जो है उसको कर सकते हैं, वो अपलोड हो जाएगा कि भाई पहले हमने बनाया था और अभी भी हमारी आय सीमा 8 लाख है या हम आय सीमा में ही आ रहे हैं, ऐसा शपथ पत्र आपको देना है अगर आप वास्तव में आ रहे हैं तो। विधवा श्रेणी है तो विडो है तो वही पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और फिर वो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो आपके पति थे इसका कोई प्रूफ, तो उसके लिए संयुक्त ID या फिर विवाह प्रमाण पत्र बना रखा हो तो, और नहीं बना रखा तो कोई ना कोई जॉइंट ID, राशन, आधार, वोटर ID, कोई ना कोई कुछ आपको दस्तावेज साथ में देना होगा। साथ ही साथ आपने पुनर्विवाह किया या नहीं किया, इसका भी एक सब हस्ताक्षरित। इसमें जहाँ तक मेरे ध्यान में है, जो पुनर्विवाह है वो आप सर्विस लगने के बाद कर सकते हैं, पहले कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से लाभ नहीं मिलता है। बाकी इसके बारे में आप और विस्तृत जानकारी आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको देना होगा एक स्व हस्ताक्षरित फोटोयुक्त घोषणा, यानी एक सादे पेज पे आप लिख सकते हैं कि मैंने आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है, और कर लिया है तो फिर वो आपको वैसे बताना है। विवाह विच्छिन्न श्रेणी, तलाक के लिए तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। अब कोर्ट में केस चल रहा है और डिक्री नहीं आई है और मान लो आने वाली है, उस स्थिति में आपके पास जो भी कोई कागजात है, ऐसा कि भी चल रहा है, कई बार क्या होता है कोर्ट की छुट्टियां हो जाती है, कोई तारीख आगे की मिल जाती है, ऐसे भी प्रकरण स्टूडेंट्स हमें बताते हैं। तो उस समय क्या करना है, आपको जो भी कागजात आपके पास है, कोई ऐसा प्रूफ कि भाई आपकी डिग्री मिलने वाली है, तो फिर वो क्या है आपको थोड़ी छूट भी मिल जाती है, वो कुछ समय भी दे देते हैं आपको। तो इसलिए आपको अब तो ऑनलाइन है तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ प्रूफ तो लगाना पड़ेगा कि भाई आपका मामला चल रहा है, उसमें वकील आपकी मदद कर देंगे। संयुक्त ID भी यहाँ चाहिए कि
पति के साथ कि भाई वो व्यक्ति जो है जिससे तलाक हो रहा है वो आपके पति ही है, इसका कोई प्रूफ। और यहाँ पर भी आपको ये पुनर्विवाह वाला जो किया या नहीं किया डिक्री मिल गई है तो ये स्थिति आएगी करने की, तो वहाँ पर वही बात है। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भी एनओसी आपको विभाग से लानी होगी। विशेष योग्यजन की बात है तो 40% से कम नहीं हो, 40 या 40 से अधिक है तभी उस आरक्षण का लाभ जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जैसे ये भी होता है, कई बार ई मित्र वाले से हम फॉर्म भराते हैं, पूछते हैं आय कितनी है, तो आय तो वो बेरोजगार नहीं कुछ नहीं है तो वो 2.5 लाख से कम में फॉर्म भर देते हैं। उस समय फीस कम लगती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो 150 में काम हो गया, 200 में काम हो गया। फिर दिक्कत आ जाती है जब आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं और कोई हस्ताक्षर नहीं करता आपके कि भाई 2.5 लाख से तो कैसे काम चल रहा होगा, 2.5 से ज़्यादा हो गया और कल को सच में 2.5 से ज़्यादा हो तो उस समय फिर क्या दिक्कत आती है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आय दिखा दी और अब आप या तो आय प्रमाण पत्र बना लो जिसमें वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। ये आय किसकी गिनी जाएगी, ये आपके पिता की गिनी जाएगी और आप स्वयं कमा रहे हैं ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स से जहां आपकी आय की गणना हो रही है, तो जहां तक मेरे विचार से आपकी भी गणना हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो फिर आपका प्रमाण पत्र बनेगा नहीं, और फीस तो आपने फ़ायदा तो ले लिया 2.5 लाख से कम वाला, तब क्या करना है। तो जो आरपीएससी को नुकसान पहुंचा है फीस का, मान लीजिए आपको फीस तो थी 350 मगर आपने दिए 150 ही, तो 200 रुपये का अंतर जो आ गया जो कि आपने पहले तो माना फिर वो बना नहीं, तो वो आपको क्या करना है, वो जो अंतर है वो आप पता कर ले में कितना है, मैंने तो उदाहरण दिया है, तो उसका फिर आप एक पोस्टल ऑर्डर जो है वो मैं प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय में जमा करवाएं। ये ऑनलाइन इसका ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींच दी और स्कैन कर दी कि लो भी पैसे आ गए हैं। जैसे कई बार आजकल क्या होता है कि शादी ब्याह में व्हाट्सएप पे कार्ड भेजते हैं कि आना है, तो अगला भी क्या करता है 100 रुपये 200 रुपये की फ़ोटो खींच के और वापस भेज देता है कि ये लीजिए बान लिख लेना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका ऑनलाइन में ही जैसे काम चला लो कि भाई ये लो फ़ोटो खींच के भेज दिए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको वो कार्यालय में भेजना होगा। जो डिफरेंस है वो सचिव लोक सेवा आयोग अजमेर, तो उससे आप भेजेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, अब वो किस नाम से जमा होगा तो आपको अपने ऑनलाइन आवेदन की कहीं ना कोई फ़ोटो लगानी पड़ेगी, ऐसे तो पता कैसे चलेगा वो किसने भेजा है। तो ऐसे ये भी जो है ना इसका भी थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगी भाई कब तक भेजना है क्या भेजना है। आपके मान लो डॉक्यूमेंट है, ज़्यादातर तो जैसे मान लो 10वीं की मार्कशीट है 1 पेज में ही आ गई, 12वीं की आ गई, फर्स्ट ईयर 1, सेकेंड ईयर 1, कभी कभी ऐसी स्थिति हो कि 2 पेज है, मान लो सप्लीमेंट्री आ गई 10वीं में, ठीक है, कोई होते ही है ग्रेस लगने वाले सप्लीमेंट्री वाले, या फेल हो गए या कोई और स्थिति आ गई, तो उस समय आपको क्या करना है, 1 से अधिक पृष्ठ है तो वहाँ उन दोनों की ही जॉइंट पीडीएफ बनानी है। दोनों की एक फ़ोटो खींच ली, दूसरी खींच ली, पीडीएफ बना ली, तो पीडीएफ जैसे वो एक ही मानी जाएगी, मतलब एक पीडीएफ दोनों की कर देवें कि भाई ये 10वीं की है, ठीक है, तो दोनों की एक फ़ोटो हो गई, समझ गए होंगे आप। तो ये रहा, ठीक है बात। अब हम देखते हैं वो फॉर्म ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है तो क्या बढ़िया ही है, भर रहे हैं, अच्छी बात है, घर बैठे भर रहे हैं। आप खुद भर सकते हैं, मोबाइल से ई मित्र से भर सकते हैं, सावधानी ज़रूर रखें, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा टेंशन भी नहीं लें, छोटी छोटी बातों को लेकर आप खुद लॉजिक लगाया करें कि इतनी सी बात के लिए क्या आरपीएससी आपकी वो रद्द थोड़ी कर सकती है पात्रता। मान लीजिए उदाहरण के लिए एमए के रोल नंबर भरते समय गलत भर गए, या मान लो आपने एमए के परसेंटेज भूल से 56 थे 57 हो गए, हो जाता है इंसान से, कंप्यूटर वाले से किसी, तो उनको लेके कोई पात्रता रद्द नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ 65 भर दो ना, भले ओरिजिनल तो जो मार्कशीट में है वो होंगे, और परसेंटेज के आधार पे यहाँ कुछ है नहीं। मेन तो आपकी जन्म तिथि जो कि एज की सीमा तय करती है, आपकी कैटेगरी जो कि आरक्षण के अनुसार मेरिट में आपका चयन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, एक आपका जो प्रमाण पत्र यानी आप एमए है, रिजल्ट से पहले आया कि नहीं आया, वो जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आपकी पात्रता तय करती है। एक आपके हस्ताक्षर, एक फीस, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, 4 5 7 चीज़ें जो कि पात्रता रद्द कर सकती है। बाकी छोटी मोटी बातों को लेकर आप टेंशन नहीं लिया करें
कि ये कौन से भरें, कई जगह रोल नंबर, कई जगह क्रमांक, इनका भी आते हैं मैसेज मेरे पास में। तो वहाँ पर फिर क्या है, आपको इतना ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया के लिए पहली बात तो 50 रुपये की वो फीस है जो आरपीएससी शुरू से लेती आ रही है कई सालों से। 10 साल हो गए, जब मैंने सेकंड ग्रेड का पहले भरा था और भी कई विद्यार्थियों के भरवाए थे, तब भी 50 ही थे, आज भी 50 ही है। बढ़िया है, फीस नहीं बढ़ाई। जैसे एक वो बल्ब आता था ना, 10 रुपये में आता था, आज भी 10 में ही आता है, तो वैसे। तो अब ये क्या है, आपको 50 रुपये का तो एक अब पोस्टल ऑर्डर नहीं लाना, अब बस 50 रुपये शुल्क ऑनलाइन है। हो सकता है वो जो पोस्टल ऑर्डर लिखा हुआ ना, उसको भी ऑनलाइन कर देते, ज़्यादा बढ़िया रहता ऑफलाइन भिजवाने के बजाय। तो ऑनलाइन आवेदन आपको इस प्रकार से भरना। देखो ये पीपीटी है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एसएसओ आईडी खोल लें, ठीक है, पासवर्ड और लगा के। आईडी तो आप भूले नहीं होंगे, आपका जो फॉर्म है ना उसके ऊपर लिखी हुई है। पासवर्ड ज़रूर भूल गए हैं तो इसमें फॉरगॉट पासवर्ड का आता है, तो मोबाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एसएसओ आईडी के बाद में ये खोलना है, ये आरपीएससी ने जारी कर रखी है, तो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना है, इस पर टच करना है यहाँ से। उसके बाद में आपको यहाँ माई रिक्रूटमेंट पे टच करना है। जैसे फॉर्म भरा था ना आपने और वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, वही लगभग प्रक्रिया उसी प्रकार से है। फिर यहाँ पे है डिटेल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आरपीएससी का जो फॉर्म है ना, वो सभी परीक्षाओं के लिए है, आरएस के लिए भी है, एसआई के लिए भी है, हेड मास्टर जहाँ अनुभव प्रमाण पत्र मांगते 5 साल का, व्याख्याता, सभी के लिए है। तो वो सारे कॉलम अपने लिए नहीं है कि हम सब अपने पर लागू, अब हम इनमें क्या भरें, तो ऐसा आपको तनाव नहीं लेना है। फिर आपको स्टार्ट डेट, एंड डेट, अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो ये अप्लाई नाउ आ जाएगा, और फिर आगे इसको खोलेंगे तो 2 पॉपअप विंडो। अब पॉपअप कई बार पता नहीं क्या पॉपअप क्या है, तो मतलब जैसे खुल के आता है ना बीच में, फिर उसको ओके करते हैं, फिर वापस आ जाता है, खुल के ओके करते हैं, तो वो पॉपअप विंडो आएंगे इस प्रकार से। उसको ओके कर देना, आपको राइट का टिक कर देना है कि भाई मैंने घोषणाएं वगैरह पढ़ ली है, मैं समझ गया हूँ, ठीक है, आई हैव रीड अंडरस्टूड, सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, ओके। फिर आपका क्या है, पद कोड। पद कोड जो विज्ञप्ति है ना उसमें दे रखा है, मैंने 1-2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा मैं, जिसमें पिछले साल पिछली भर्ती में जो फॉर्म, जो डिटेल फॉर्म भरा था, वो पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। स्थायी पता, जन्म दिनांक को छोड़कर समस्त डेटा आवेदन फॉर्म से प्राप्त किया जाता है। आपने जब परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा था ना, वो सारे डाटा अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको कुछ कम लिखना पड़ेगा। पता क्या है कि कई बार आदमी चेंज भी हो सकता है, जन्म स्थान तो चेंज नहीं होता, मगर कुछ छोड़ दिया होगा इन्होंने। अब आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में तो जो भर दिया वो ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी में गलती हो गई थी, नाम में मान लो आई नहीं लगा, ई नहीं लगा, ए नहीं लगा, तो उसका फिर समाधान तो है। ऐसा नहीं है कि अब ऑनलाइन हो गया तो कोई वो ही रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है। 10वीं की, 12वीं की, कई बार उनमें भी डिफरेंस होता है, 10वीं हो ही जाता है, सभी के होता है, 90% के ये रहता ही है कि 10वीं में थे बच्चे थे, 12वीं में कई बार आगे हम नाम लगा देते हैं माता के आगे देवी, कई बार नहीं लगता, कई बार देवी में डबल ही लगा देते हैं, कई बार आई लगा देते हैं। तो ये सब सभी के चलता है, और इनको लेके कभी किसी को अपात्र नहीं किया। अगर आप सही व्यक्ति है तो अपात्र नहीं होंगे। तो वहाँ शपथ पत्र चलता है, शपथ पत्र दे दिया जाता है कि भाई ये ऐसी मिस्टेक हो गई थी और ये व्यक्ति मैं ही हूँ, ये मेरा प्रमाण पत्र है, ये 10वीं में ये मेरा नाम ये है, मगर भूल से यहाँ हो गया, लॉक हो गया, अब क्या करें, ये तो है नहीं फांसी चढ़ाओगे। तो इसलिए अपात्र आप नहीं घोषित होंगे। हिंदी में इसलिए मौका दे रहे हैं, शायद हिंदी में मात्रा का रहता है, अंग्रेजी में तो मान लो नाम ये देवी, DEVI कर दिया, हिंदी में मान लो छोटी है, बड़ी है, जो भी है। तो कहने का मतलब हिंदी में जो है अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, इन सब को आप चेंज कर सकते हैं। बच्चों की संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए ये भी मौका दिया है कि इनको आप परिवर्तित कर सकते हैं, अन्य को आप नहीं कर पाएंगे। जैसे खुद का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी वाला, तो आपके स्पेलिंग वाला भी है ना, तो भी तनाव नहीं लें आप, उसका भी कोई ना कोई समाधान जो है ना, भाई जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट देखेंगे आप, लगाओगे और एक शपथ पत्र दे दोगे तो उसका समाधान है ही। फिर ये वही फॉर्म है जो ऑफलाइन में हुआ करता था, और ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, तो ऑफलाइन में जो हुआ करता था ना, वही फॉर्म है ये।
तो इसमें क्या है, इसमें डिटेल है। तो ये अब सिंपल सी ही बात है, रोल नंबर प्रवेश पत्र पे लिखे हुए हैं, विज्ञापन संख्या भी आपकी विज्ञप्ति जो जारी हुई थी आरपीएससी की वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, नहीं तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। विभाग का नाम तो शिक्षा विभाग है, पिता का नाम हिंदी में टाइप करना आपको, वो उसमें मंगल फॉन्ट आता है, मोबाइल में आता है वैसे ही उसके अंदर, नहीं तो गूगल यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा। माता का नाम अंग्रेजी, नागरिकता, निःशक्त, ये आप सब पढ़ लोगे आराम से। आवेदक का क्रमांक, पद कोड, क्रम संख्या, तो ये जैसे मान लो विज्ञप्ति में लिख रखा है कि 13वें नंबर पे चित्रकला है, तो वो क्रम संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार से पद का नाम क्या है, मेरिट क्रमांक, मेरिट अभी आपकी है नहीं तो अब आप ये चिंता नहीं करें, कमेंट करेंगे हमारी मेरिट तो आई नहीं, हम क्या लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, खाली छोड़ दो, ठीक है। खाली कौन सा नहीं छोड़ना, जिसके रेड स्टार है वो खाली नहीं छोड़ेगा, ठीक है। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, अब यहाँ 1 जनवरी 2019 यहाँ दे रखा है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी जो विज्ञप्ति में जो तारीख होती है सामान्यतः जनवरी आगे की होती है, जैसे जनवरी 2022 होगी या 23 होगी, तो उसको आप अपनी आयु निकाल के कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप सही लिखें, मगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए ना तो ये नहीं कि कोई दंड मिलेगा, कोशिश करें कि सही लिखें। और संतान की संख्या, जीत पुत्र दिनांक वगैरह वो हो जाएगा। अब कई बार ये भी होता है, बच्चा है, ठीक है, जन्म लिया है, 2 महीने का, नाम अभी तय नहीं किया घर वाले, तो उसको बाबू बाबू कर रहे हैं, अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा ये नहीं है कि यहाँ जो नाम लिख दिया फिर वो ही रहेगा, आप बदला नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने, ऐसी आती है समस्याएं स्टूडेंट्स के। अब कई बार ये भी होता है, नाम पहले तय आपने किया, 4 महीने बाद दूसरा नाम रख लिया, चेंज कर लिया, तो ऐसी स्थितियों में कोई चिंता की बात नहीं है। एनसीसी का सेवारत अगर आप सर्विस में है, किस विभाग में है, तो हाँ नहीं वो लिखना है। राज्य, मूल निवास, अन्य टिप्पणी, हाँ आपको कोई तथ्य छुपाना नहीं है, गलत नहीं लिखना है, आरपीएससी को, संस्थान को आपको गुमराह नहीं करना है, ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है। उसको लेकर जैसे मान लो चीज़ है नहीं, आपने झूठी लिख दी या कुछ छुपाया, तथ्य छुपाए, तो वो एक गैर कानूनी मामला हो जाता है, शपथ पत्र झूठा दे दिया वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको लिखना है। बेसिक डिटेल संशोधन करने के लिए भी आप कर सकते हैं, डिटेल में चेक बॉक्स में क्लिक करके कोई डिटेल लिख दी फिर चेंज करना चाहें, अपडेट का आएगा तब भी। ये ऊपर देखो बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन चेक लिस्ट, क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंस। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो भी आप ये पीपीटी देख लेना, 10वीं 12वीं वगैरह का नंबर लिखने हैं आपको, कुल प्राप्तांक, रिजल्ट पास क्या प्रतिशत, वर्ष। अब कई बार ग्रेड, किसी के प्रतिशत नहीं है, ग्रेड है, ग्रेड लिख दो, ठीक है। सीजीपीए वगैरह, ऐच्छिक विषय। अब आप कहेंगे 10वीं के तो यहाँ ऐच्छिक विषय कैसे आएंगे, सारे नहीं आएंगे, सही बात है, तो सामान्य लिख दो। 10वीं में सभी के सामान्य होते हैं, वही हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत। कोर्स महीने की अवधि 1 साल, किसी की 2-3 साल, जैसे स्नातक है तो 3 साल, 12वीं है तो 1 साल। अब किसी को 10वीं में 2 साल लग गए तो 2 साल लिख दो। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिख दो, शॉर्ट में लिख दो अगर जगह कम है तो। प्रयासों की संख्या, ज़्यादातर एक ही प्रयास में, किसी को 2-3 लग जाए तो लिख देना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अब तो सिलेक्शन हो ही गया आपका, ठीक है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता, इंटर्नशिप अगर वो बीएड वगैरह उसके लिए चालू है। अनुभव वाले में जरूरी नहीं कि आप लिखो ही, दंडित किया गया है, नो ही करना है इसमें जहाँ तक नहीं किया तो। और उसके अलावा जैसे ये आ गए एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस तभी लिखना होता है वैसे तो जब वो एचएम की भर्ती में 5 साल का मांगते हैं, बाकी स्कूल लेक्चर के लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यक शर्त नहीं है। तो आप अपनी बढ़ाई लिखो कि भाई हम तो उस स्कूल में 10 साल पढ़ाया, उस कॉलेज में। तो प्राइवेट का आप लिखोगे तो यहाँ कोई उसका कोई कुछ जुड़ना तो है नहीं फ़ायदा। गवर्नमेंट में आप है पढ़ा रहे हैं, मान लो 2nd ग्रेड ऑलरेडी और है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वो तो आप लिखना है। गवर्नमेंट का तो आपको उल्लेख करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और प्राइवेट सेक्टर का लिखो तो लिख सकते हो, पर उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा कि सिलेक्शन में कोई अधिकतम आयु सीमा में छूट जाते हैं भाई 3 साल 5 साल तो टिक करना आपको, ठीक है। भी किस में है आप, कोई विशेष योग्यता है तो भी लिख सकते हैं, एनसीसी वगैरह कोई पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो डिटेल फॉर्म थी, फ़ोटो साइन आ गए करने हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन चेक लिस्ट के भी आपने क्या क्या भर दिया, सही है क्या आपके अनुसार। ये देखो अभ्यर्थी के अनुसार है कि आपके अनुसार अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के अनुरूप है या नहीं है। जैसे उसमें माना है कि भाई एमए और बीएड
तो हाँ भी अनुरूप है, तो यहाँ आपको सर्वथा अनुरूप करना है। जहाँ तक आप तो अपने अनुरूप ही करेंगे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लें तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कि आपको इस पे टिक करना है कि उस पे करना है। श्रेणी आप उसी में है क्या, तो उसी में ही है। कई बार होता है आपने भर तो EWS दिया, बन नहीं रहा, या अब आप जनरल में आ गए तो फिर आपको यहाँ करना है भिन्न श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे अनुभव लिखो तो लिख सकते हो, ठीक है। आयु निकालने का भी है ना तरीका, आप ऐसे वो गणित वाला तरीका है, नहीं तो फिर ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल लेना। फिर ये आयु सीमा में छूट का ये तरीका है, तो एक का ही मिलेगा कि भाई आप छूट ले रहे हैं तो किस वजह से, मान लो सामान्य वर्ग की महिला है क्या तो टिक लगा दो, आप इसमें है क्या तो टिक लगा दो। एक में तो आप आ ही रहे हैं और छूट नहीं चाहिए आपको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वही फॉर्म है डिटेल वाला जो ऑफलाइन में था ना, वही। और खुद के प्रमाण पत्र, अब देखो इधर क्रम संख्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है ना, हाँ ये है, देखो जारी क्रमांक और दिनांक। तो मार्कशीट के नीचे तारीख लिखी रहती है सभी में, तो कब जारी हुई। क्रमांक ऊपर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाल कलर से, ब्लैक कलर से ऐसे कर लिखे रहते हैं। संलग्न संख्या, जैसे 10वीं की एक मार्कशीट है तो 1 होगी, किसी के 2 है सप्लीमेंट्री की वजह से 2 होगी, ठीक है। वो है ना BA, अब BA है या BSc है तो यहाँ 3 आ जाएगा, अभी 3 मार्कशीट लगाई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। तो मेरे विचार से तो यहाँ वही संख्या आएगी। फिर यहाँ पे आप चूज फाइल से वो उसकी स्कैन की भी लगा दो। तो चूज कर रहे हैं तो इसमें हालांकि कहीं लिखा नहीं ना ओरिजिनल का अलग से, मगर ओरिजिनल ही लगाएं, ठीक है। क्योंकि फ़ोटोकॉपी तो फिर उसमें छेड़छाड़ का और भी रहता है, ओरिजिनल थोड़ी साफ फ़ोटो खींचें, ठीक है। फोकस नहीं पड़े उस पर, पर्याप्त लाइट हो, ऐसे आप खिड़की के पास रखें कैसे भी, या फिर जो ई मित्र वाला है तो उनके पास तो स्कैनर होता ही है, तो उससे आसानी से स्कैन हो जाता है इजीली, उनके दिन रात का काम है। आप घर पे ही मिस्त्री बन रहे हो तब थोड़ा ध्यान रखना आपको। और खुद भी कर सकते हो वैसे, अगर कंप्यूटर है, मोबाइल, तो खुद भी कर सकते हो, सावधानी से कर लेना। तो दस्तावेज़ों को ये फाइल बनाकर, एक से अधिक पृष्ठ है ना, तो वही बात है कि 2, मान लो 2 मार्कशीट है तो 1 के रूप में उसको 1 में माने, एक ही PDF में। और इसमें फिर आगे क्या आया है, प्रेफरेंस। ये देखो जैसे RS का अगर आप दे रहे हैं तब ये जैसे काम आता है, भी राजस्थान पुलिस सर्विस है, राजस्थान अकाउंट सर्विस है, तो आप ये नहीं सोचेंगे भाई आप किस पे टिक करो, ठीक है। तो यहाँ सर्विस वाला तो इसमें अपने लिए तो कुछ मुझे लगता नहीं कि स्कूल लेक्चर के लिए कोई अलग से दिख रहा हो, ये तो उसी के लिए है। फिर भी कोई इसमें दिखे तो आप देख लेना, राजस्थान एजुकेशनल सर्विसेज कहीं लिखा हुआ क्या नहीं, ठीक है। अब आगे इसमें फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रखना, फाइनल सबमिट से पहले आपको कुछ चेंज करना है तो अपडेट पे दबा दो। एक बार फाइनल पे दबा दिया ना, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सावधान रखना। फाइनल सबमिट करने के बाद ही फीस वाला आएगा, और फिर आपको जो फीस है वो 50 रुपये और कोई शुल्क ई मित्र का चार्ज होता है, 10-20 तो वो लेते हैं। डाउनलोड सिक्योरिटी, और आप घर पे करते हैं तो फिर फ़ोन पे, गूगल पे, QR कोड सब उसमें ऑप्शन आता है। फिर आप होने के बाद में PDF का आएगा ऑप्शन, PDF को आप डाउनलोड कर लेना। और मेरा ये आपसे स्पेशल सुझाव है, डाउनलोड करते उसका प्रिंट करवा के रख लेना, क्योंकि क्या है मोबाइल में तो पता नहीं कब डिलीट हो जाए, 2 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ी तो आप तुरंत उसको किसी को भेज के, या घर पे प्रिंटर तो प्रिंट ज़रूर निकाल के फाइल में डाल लेना। और फीस में अगर ऐसी स्थिति आई है, मान लो कई बार पैसे कट गए और वहाँ से आया नहीं, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन पूर्व अवलोकन वाले पृष्ठ पर वेरीफाई बटन को क्लिक करके भुगतान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति तो कम ही आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये देखो इस प्रकार से भरा हुआ फॉर्म आएगा, और फिर आप उसकी, ये तो इतना बारीक है कि कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता कि लिखा क्या है, तो ये जानकारी के लिए है उन्होंने, तो आप इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए भी यही फॉर्म है, तरीका अलग है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पूरा एक फॉर्म भरा हुआ आपको दिखाया हुआ है। पिछली बार वो लगे थे, चयन हुआ था उनका मैडम का, अब तो ट्रांसफ़र होकर नज़दीक भी आ गए, तो उनका पूरा फॉर्म जो है भर के मैंने दिखाया था आपको कि इस प्रकार से, तो वैसे आप देख लेना। तो जानकारी उपयोगी लगी होगी। किस किस का चयन हुआ है डबल में, आप कमेंट ज़रूर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। धन्यवाद।